हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हमने बीबीए सेमेस्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 4 दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। हमने आपके साथ कुछ नोट्स शेयर किए थे, एक पीडीएफ फाइल शेयर की थी। उसमें पहला जो सेक्शन था वो क्लास वर्क सारे क्वेश्चंस का था। सेकंड सेक्शन उसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस का है। आप सभी को कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने के लिए दिए हैं, प्लस कुछ एग्जाम क्वेश्चंस और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे 4 सेक्शंस में हमने ये यूनिट 4 मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल 8 पेजेस का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड पेपर रहेगा। यूनिवर्सिटी में हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर्टिकुलर जो भी टॉपिक रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो सारे क्वेश्चंस ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उन्हें हमें सॉल्व करके देखना है। 8 मार्क और 16 मार्क के लिए हमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और इस 4th यूनिट में जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने देखे। बीईपी का फॉर्मूला देखा, पीवीआर का फॉर्मूला देखा, एमओएस का फॉर्मूला देखा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज इस यूनिट में हैं। तो ये स्पेशल एक वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि सारे जो फॉर्मूले हमने इस यूनिट से रिलेटेड पढ़े, बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके देखे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, तो वो सारे फॉर्मूलेज इकट्ठा एक पेज पर आपके पास जमा हो जाए। वैसे एक समरी हमने हमारे नोट्स में भी दी है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूलेज है जो वहां पर कवर नहीं हो पाए, वो भी सारे यहां पर कवर हो जाएंगे। प्लस इस वीडियो को देखने पर आपको वेरियस फॉर्मूलेज कैसे बने हैं, देखिए मेरा जोर जो है वो इस बात पर है कि आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले वो तो आप प्रैक्टिस करके याद रख लोगे, आपको वो याद रह जाएंगे, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि वो फॉर्मूलेज बने कैसे, इस बात को आप समझे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम क्या करेंगे, वेरियस फॉर्मूलेज, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, उसके कुछ क्या कहते हैं टेक्निकलिटी, ये सारी चीजें हम समझेंगे और यहां पर बोर्ड पर मैं लिखते जाऊंगा। साथ साथ आप भी क्लास क्या करेंगे, आपके रजिस्टर में सारे फॉर्मूलेज लिख लेंगे। एक फ्रेश पेज पर बढ़िया सा हेडिंग लिख दीजिए, यूनिट 4 मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं आपके लिए वेट करता हूं, फटाफट से आपका रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए और आपके रजिस्टर में हेडिंग दीजिए। फ्रेश पेज पर हेडिंग देना, यूनिट 4 मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस। मतलब सारे फॉर्मूलेज इकट्ठा हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, साथ साथ आप भी सारे फॉर्मूलेज नोट करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले की शुरुआत होती है एक स्टेटमेंट से, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने इस यूनिट में क्या सीखा, सर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हमने ये सीखा। ठीक है, अभी कुछ एडमिशंस कॉलेजेस में चल रही है, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है अभी हम जो बना रहे हैं, ये वीडियो हम YouTube पे हमारे GCC ओमकार नगर के चैनल पे आपके लिए हमेशा पब्लिक करके रखेंगे। आप भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं, आप भी आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इस यूनिट में जितने फॉर्मूलेज है, जितनी टेक्निकलिटी है, उसका बेसिक आपको समझ में आ जाए। इवन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो का
बेनिफिट ले सकते हैं। कोविड-19 के चलते बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएगी। कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करने के लिए ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलो फटाफट से लिख दिया हेडिंग, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब इस मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट की शुरुआत होती है सेल्स से। सेल्स में से सबसे पहले लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को, यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस को। फिर हमने ये देखा इस यूनिट में कि वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट, ऐसी लागत जो हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के लेवल के साथ वैरी करती है। मतलब प्रोडक्शन का लेवल अगर बढ़ाओगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आप आपके प्रोडक्शन के लेवल को कम करेंगे तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन यानी आउटपुट, आउटपुट के लेवल के साथ किसी एक्सपेंस का भी लेवल चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सर एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? जैसे फर्नीचर के केस में प्लाई, ये डायरेक्ट मटेरियल है। शर्ट बनानी है, कपड़ा बनाना है, तो क्लॉथ जो आता है, कपड़ा, ये उसका रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस में आता है। कपड़ा बनाने के लिए टेलर काम करेगा, तो टेलर को जो वेजेस दिए जाएंगे ये वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। फर्नीचर के केस में कारपेंटर काम करेगा, कारपेंटर वेजेस लेगा। ज्यादा फर्नीचर बनाना है तो ज्यादा कारपेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। कम फर्नीचर बनाने हैं, कम प्रोडक्शन करना है, तो कारपेंटर भी कम लगेंगे, तो वेजेस भी कम लगेंगे। तो वेजेस, लेबर, रॉ मटेरियल, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। तो सेल्स में से सबसे पहले लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां लिख देता हूं, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का यदि हम सेल्स करते हैं और उसमें से 80,000 ये अगर वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर दें तो बचेंगे 20,000। इस 20,000 को कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से हमें लेस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फर्ज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 की है, तो बचे हुए 5,000 इसे हम कहेंगे प्रॉफिट। सर ये फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या बताया था आपने, एक बार फटाफट से रिवाइज करा दीजिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यानी ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे बिजनेस के जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होंगे। जैसे रेंट का खर्चा, प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो या प्रोडक्शन ना भी हो, तब भी एक बिजनेस को रेंट तो देना ही पड़ेगा। अपने ऑफिस के एडमिन के एम्प्लॉइज को सैलरी तो देना ही पड़ेगा। तो सैलरी को लगने वाला खर्चा, रेंट को लगने वाला खर्चा, ये कौन सा खर्चा है? सर ये फिक्स कॉस्ट है। अब इस लॉकडाउन के दौरान हमारे इस ट्यूशन क्लास की ही बात कर लेते हैं, तो भले ही स्टूडेंट्स नहीं आए, भले ही कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें प्रीमाइसेस का रेंट तो देना ही पड़ा। हमें हमारे एम्प्लॉइज को जो ऑफिस में काम करते हैं उनको उनका सैलरी देना ही पड़ा। मतलब ये हमारे लिए कौन सी कॉस्ट हो गई? सर ये हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट हो गई।
तो फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये बन गया मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो पूरा इतना स्टेटमेंट है इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे 4th यूनिट में, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के माध्यम से कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इस कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। सर ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर आया। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तब हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। तब हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। और एक चीज, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन मिला। अब हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट के 5,000 और फिक्स कॉस्ट के 15,000, ऐसे 5 और 15 मिलकर 20,000 कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सर कंट्रीब्यूशन का और भी कोई फॉर्मूला? हां है। और कौन सा फॉर्मूला? सेल्स इंटू पीवीआर। क्या फॉर्मूला बना? सेल्स इंटू पीवीआर। सर ये सेल्स इंटू पीवीआर कंट्रीब्यूशन कैसे? तो उसके लिए पहले हम पीवीआर का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, एक बार बोल दीजिए, पीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। मतलब कंट्रीब्यूशन पीवीआर ये हमेशा परसेंटेज में आएगा क्योंकि हम इंटू 100 कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर कितना परसेंट है वो होता है पीवीआर। किसका? किस पर? कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर कितना परसेंट होता है उसे हम कहते हैं पीवीआर, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। रेशियो है ना, इसलिए परसेंटेज में होता है। अब इसी का तो मतलब ये हुआ, अगर मैं इस सेल्स को जो डिवीजन में है इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं तो वो पीवीआर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। समझ गए? इसलिए हमने बोला कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। ये एक फॉर्मूला हो गया पीवीआर का। अब दूसरा फॉर्मूला पीवीआर का, डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ 2 years divided by difference in sales of 2 years into 100। फॉर्मूला आपके पास लिख लीजिए, डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ 2 years डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स ऑफ 2 years। लेकिन इसके साथ इसका हमने जब कोई एग्जाम्पल हमने जब लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे तो उस समय भी हमने इसे डिटेल समझा था। इसके साथ एक नोट हमें लिखनी है कि ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं
यूज ओनली व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल in question. Use only when variable cost is not available in question. ये एक पॉइंट, और दूसरा एक पॉइंट, 2 years सेल्स, ये 2 years लिखने के बजाय 2 different periods sales and profit are given. अगर आपको विजिबिलिटी में कुछ भी दिक्कत जा रही है तो मैं जो लिखा है वो रीड कर रहा हूं, ऑडियो आपको क्लियर मिल रहा होगा, उसको सुनते ही आप फटाफट से आपके पास लिख लेंगे। नोट में मैंने दो पॉइंट्स लिखाए हैं। पहला पॉइंट है यूज ओनली व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। पहली नोट हमने लिखाई है कि यूज ओनली व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। हम ये फॉर्मूला डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ 2 years डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स ऑफ 2 years इनटू 100, ये तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट ना दी जाए। दूसरी कंडीशन, 2 different periods sales and profits are given। 2 अलग अलग समय के सेल्स का डेटा और प्रॉफिट का डेटा अगर गिवन है क्वेश्चन में। सर 2 different periods ऐसा क्यों यूज किया आपने? हमने तो जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करके देखे उसमें तो क्लियरली 2 years थे, तो ईयर की जगह अभी हमने पीरियड वर्ड क्यों यूज किया है? कभी ऐसा भी हो सकता है कि साल भर को 12 महीने को हम 6 महीने में डिवाइड कर ले, तो उस समय फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऐसे 2 अलग अलग पीरियड हो जाएंगे, उनका भी आपस में कंपैरिजन हो सकता है। इस वजह से मैंने ईयर के जगह पीरियड्स वर्ड लिखा। तो कभी क्वेश्चन में ईयर्स के जगह 2 different पीरियड्स दिए जाए तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है, ध्यान रखने का। ईयर्स की जगह 2 different पीरियड्स भी हो सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। ये एक फॉर्मूला हो गया किसका? पीवीआर का। और एक फॉर्मूला है, और 100% माइनस VCR, जहां पर VCR का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, जहां पर VCR का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। 100% माइनस VCR, इसी को लिखते हुए ऐसा भी लिखा जाता है 1 माइनस VCR। सर 1 यानी क्या? तो जैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं सर, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यदि 100 पैसों में से 80 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है, 100 पैसे में से 80 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है, तो बचे 20 पैसे, ये मेरा पीवीआर रहेगा इन डेसिमल।
जहां पर परसेंटेज नहीं और डेसिमल, 1 रुपया लूंगा तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये सेम है, सिर्फ ये परसेंटेज में है और ये 1 रुपये में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 1 रुपये एज अ प्रोपोर्शन लेके एक्सप्लेन किया है। इतना आपके पास नोट कर लीजिए। ये हो गया पीवीआर का फॉर्मूला। देन एक फॉर्मूला नोट करने का रह गया, सॉरी। और एक फॉर्मूला वो आता है PVR is equal to fixed cost divided by BEP. Fixed cost divided by BEP. सर ये फॉर्मूला कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें पहले BEP यानी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। BEP यानी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। अब BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR। तो ये PVR यहां डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फिर BEP राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन में आएगा। इसके बेसिस पर हमने ये एक फॉर्मूला लिखा, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन BEP। वैसे और भी कुछ लॉजिक्स है PVR के, बट उतना लेवल अभी आपको BBA के ग्रेजुएशन के लेवल पर नहीं है। हम इतना भी अगर आपके पास नोट कर ले, आप इतना भी आपके पास अगर नोट कर ले तो भी सफिशिएंट है। अब ये जो BEP आएगा, ये BEP इन रुपीज रहेगा, ये BEP इन रुपीज रहेगा। अब BEP इन यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो एक फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और BEP सेल्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। BEP सेल्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये भी एक फॉर्मूला है BEP इन यूनिट्स का। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट्स लिख दिए आपने, फॉर्मूले लिख दिए। अब फोर्थ इज MOS। MOS का फुल फॉर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक फॉर्मूला है सेल्स माइनस BEP। MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस BEP। और एक फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। देन फिफ्थ इज MOS रेशियो।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। वैसे कोई भी रेशियो अगर हमें निकालना है तो हमें डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करना है। मतलब अगर एमओएस रेशियो निकालना है तो पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगेगा, उसे डिवाइड करेंगे सेल्स से और इनटू करेंगे 100 से, तो फॉर्मूला बनेगा एमओएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इतना लिख दिया। देन सिक्स्थ इज रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज। सिक्स्थ फॉर्मूला है हमारे पास रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवीआर। इससे हमें क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स यानी एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कमाने के लिए हमें कितने सेल की आवश्यकता है, कितना सेल्स अचीव करने की जरूरत है, दैट इज रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज। फिर सेवेंथ इज रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। सेवेंथ फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। फॉर्मूला है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, नोट कर लिया। देन एट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाएगा एस्टिमेटेड सेल्स से, इसलिए फॉर्मूला शुरू होगा एस्टिमेटेड सेल्स इनटू पीवीआर। एस्टिमेटेड सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट। एस्टिमेटेड सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। अब इसको आपने नोट कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि फॉर्मूले बने कैसे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक है रिक्वायर्ड सेल्स पॉइंट नंबर 6 पे, और पॉइंट नंबर 8 पर है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप आपका लिखना बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। पहले मैं जो समझा रहा हूं इस पे पहले फोकस दीजिए, ठीक है? आप आपका लिखना बंद कीजिए। देखिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट। अब इस मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में देखिए, यहां पर भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कैसे आया? सर, ये प्रॉफिट कुछ इस तरीके से आया कि हमने सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो उससे हमें क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। बोलो फटाफट से, मैंने कंसेप्ट क्या बताया है? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। हमने यहां पर इस फॉर्मूले में वही किया है।
सर यहां तो कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अरे तो कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ना, सेल्स इनटू पीवीआर इज कंट्रीब्यूशन। यहां पर एस्टिमेटेड सेल्स को हमने पीवीआर से मल्टीप्लाई किया, तो एस्टिमेटेड सेल्स इनटू पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो बेसिकली फॉर्मूला सब ये इसी पर बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पर। सेम ऐसा ही लॉजिक हम इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं रिक्वायर्ड सेल्स में। सेल्स की फिगर कैसे आएगी, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। ध्यान देना मेरे बात पर, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। हमने यहीं पर डिस्कस किया था, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन को हमने डिवाइड किया किससे, पीवीआर से। पीवीआर आया ही था कैसे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो वो कंट्रीब्यूशन को हम लिखते वक्त इस तरीके से लिखते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। समझा है, सिंपल है, सारा कुछ इसी के ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पर बेस्ड है। इतने जो फॉर्मूले हमने बोर्ड पर लिखे हैं ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आपका 80% क्वेश्चन बीईपी के ऊपर, इस यूनिट के ऊपर जो भी क्वेश्चन बोर्ड अपना यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, 80% ये सारा इसमें कवर हो गया। लेकिन 20% के लिए हमें और कुछ नोट करना है, तो फटाफट से आपके पास अगर किसी का लिखने का बाकी होगा तो लिख ले, या YouTube पे ये लेक्चर वैसे भी अवेलेबल है, तो आप अगर YouTube पर जाकर भी इस वीडियो को देखोगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ऐप पे से तो स्क्रीनशॉट नहीं निकलेगा, मैं साइड में हो जाता हूं। आप एक बार ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए आपके पास। ठीक है, लिख दिया आपने। अब इसके अलावा एक चीज और लगेगी, कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने बोल दिया जाए। हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। अब फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगेन ये स्टेटमेंट में ये सारा खेल। यहां फिक्स कॉस्ट है, कितनी है, 15,000 है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये फिगर्स लिए है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000 है। अब 20,000 के कंट्रीब्यूशन में से यदि मैं 5,000 का प्रॉफिट हटा दूं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये स्टेटमेंट प्रॉफिट ही बताए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 20,000 है, अगर कंट्रीब्यूशन 20,000 है और फिक्स कॉस्ट 25,000 अगर है, तो 5,000 का मुझे लॉस होगा ना उस केस में। तो 5,000 का लॉस प्लस 20,000 का कंट्रीब्यूशन, तो 25,000 मेरी फिक्स कॉस्ट आएगी। तो अगर लॉस है तो लॉस को कंट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते थे, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू पीवीआर।
तो हम इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस। आप इसे लिखते वक्त कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाकर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझकर इसे लिख ले। ठीक है, और आपको अगर कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी आपके डाउट्स शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब नंबर 10, वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 10 इज वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 1 लाख रुपए का सेल्स, 1 लाख रुपए का सेल्स, कंट्रीब्यूशन 20,000 का, तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। बेसिक कंसेप्ट, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से यदि मैं कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इसको कंट्रीब्यूशन को इलैबोरेट करके सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। अब थोड़ा फोकस बढ़ाना, जो बोलने जा रहा हूं उसके लिए आपको और ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आपका पीवीआर कितना परसेंट होना चाहिए? सर ये 20,000 है, तो 20,000 ये 1 लाख के 20% होता है, 20% ये हमारा पीवीआर होना चाहिए, बराबर। इस एग्जाम्पल में हमारा पीवीआर कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो 1 लाख के सेल्स में से अगर मैं पीवीआर माइनस कर दूं, 20% माइनस कर दूं, तब भी तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते थे, सेल्स माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सेल्स माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें क्या मिल जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक समझा है? ये एक कंसेप्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट एक कंसेप्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इसके अलावा 2 और फॉर्मूले हैं। एक है एडिशनल सेल्स, एक फॉर्मूला है एडिशनल सेल्स। ऐसा क्वेश्चन हम जब अभी रेगुलर बैच में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो शायद एक ही आया था, लेकिन आपकी बीबीए की यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये एडिशनल सेल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप बीबीए कर रहे हो, आगे जाके एमबीए करोगे, और मेरे भविष्य के मैनेजर्स, एक दिन आप किसी कंपनी में काम करोगे, आप आपका खुद का बिजनेस चलाओगे, क्योंकि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहे हो। तो मेरे भविष्य के मैनेजर्स, एक बार आप आपके कैबिन में बैठे हो, इमेजिन कीजिए एक बार की बात है, आप आपके कैबिन में बैठे हो और मैनेजमेंट के कुछ और मेंबर्स आए और आपके साथ डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन में एक पॉइंट यह भी था कि कोई XYZ एम्प्लॉय जो सेल्स डिपार्टमेंट संभालता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स संभालता है, उसकी डिमांड है कि साहब मेरी पगार बढ़ाओ, मुझे ये पगार मंजूर नहीं। तो आपने बोला ठीक है,
आपको पगार बढ़ा के चाहिए, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एडिशनल सेल्स की जरूरत पड़ेगी। अब उस XYZ एम्प्लॉय की सैलरी, ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो वो हमें क्या चीज बढ़ाकर मांग रहा है? फिक्स कॉस्ट। तो उसे मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हमें हमारा एक एम्प्लॉय क्या चीज बढ़ाकर मांग रहा है? उसकी सैलरी बढ़ाकर मांग रहा है, और उसकी सैलरी ये हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है। तो फॉर्मूला बनेगा इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जितने से उसको उसकी सैलरी बढ़ानी है वो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है, तो जितनी से फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। तो हमें मिल जाएगा एडिशनल सेल्स। देन लास्ट इज सेल्स एट न्यू PVR, सेल्स एट न्यू PVR मतलब मान लीजिए कि हमें न्यू PVR मिल गया, हमारे बिजनेस का PVR ही चेंज हो गया, तो सेल्स कितना रहेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय न्यू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जब हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवीजन के समय, उस समय हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपके पास नोट कर ले। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीक में हम नए यूनिट के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है आपका, हम उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।